अब जो हम देख रहे हैं वीडियो में, तो हमारा बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि एज़ पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप कैसा होता। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कोई भी पार्टनरशिप हम बना रहे या कुछ भी हम कर रहे, तो हम सबसे पहले रजिस्टर करते, उसको रजिस्टर करके उसको एग्जिस्टेंस में लाते। तो कुछ सालों पहले तक रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं था, अभी भी कंपलसरी बोलकर नहीं है, बट अगर हम रजिस्टर नहीं कराते तो हम बहुत सारे राइट्स और बेनिफिट्स से महरूम रह जाते, यानी हमको वो राइट्स और बेनिफिट्स एंजॉय करने नहीं मिलता। तो यहाँ पे फॉर्मेशन में रजिस्ट्रेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, बाकी नॉर्मल पॉइंट्स है। अब देखो, फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या रहेगा, एग्रीमेंट बनेगा। जब हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, यानी हम 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पे कोई चीज़ के लिए एग्री कर रहे, म्यूचुअल कंसेंट के साथ म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक जगह जमा हो रहे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनका आपस में एग्रीमेंट किया है। तो सबसे पहले एग्रीमेंट बनेगा। ये ओरल हो सकता, ये रिटन हो सकता, कैसा भी हो सकता। इसको अगर हम अच्छे से लीगल तरीके से बना रहे तो हम इसको पार्टनरशिप डीड भी बोलते। इसका एक नाम पार्टनरशिप डीड के थ्रू भी आता है। तो ये पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट है। दूसरा है एग्रीमेंट, जो है उसके अंदर प्रॉफिट के बारे में, प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। मैं रीड कर रही हूँ पॉइंट, देखो। द एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तब यहाँ पे जो हमारा एग्रीमेंट है उसमें स्पेसिफिकली प्रॉफिट का मेंशन होना चाहिए कि प्रॉफिट शेयरिंग क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का क्या रिलेशन रहेगा वहाँ पे, और बिज़नेस में कौन एक्टिवली काम करेगा, किसके लिए काम करेंगे, वो टर्म्स क्लियरली होना चाहिए। ठीक है। लास्ट पॉइंट वहाँ पे ये बता रहा फॉर्मेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि एजेंसी अगर है वहाँ पे, एजेंसी वर्ड क्यों यूज़ कर रहा, बिकॉज एक पार्टनर सबके लिए काम कर सकता या सारे पार्टनर्स मिलके एक के लिए काम कर सकते, या वॉट एवर वहाँ पे एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज एन एजेंसी। तो वहाँ पे एजेंसी का भी एक रिलेशन और वहाँ पे कंसेंट और पॉइंट आ जाता। तो वहाँ पे जो भी पर्सन एक दूसरे के साथ काम कर रहे, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट भी वहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा। अब वहाँ पे केस लॉ हुआ था एक मीनाक्षी वाला, तो ये तुम्हारे मॉड्यूल का ही केस लॉ है। तो उसके अंदर ये हुआ था कि किसी ने क्लेम करा था कि ये पार्टनर है या ये पार्टनर नहीं है। जैसे मैं ये फर्म की पार्टनर हूँ, बट दूसरे पार्टनर्स बोल रहे कि नहीं, ये हमारे फर्म की पार्टनर नहीं है। तो इस तरीके का एक केस लॉ हुआ था। उस केस में अब कैसे मालूम पड़ना चाहिए कि अगर रिटन वहाँ पे नाम नहीं था या कुछ नहीं था, तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि ठीक है चलो डायरेक्टली कि ये नहीं है तो ये पार्टनर नहीं है। अब अगर ऐसा कोई केस आता है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो ये जनरल फर्स्ट वहाँ पे देखो मैंने ब्रैकेट में दी, तो पहले जनरल पॉइंट्स है, एक जनरल कॉमन सेंस के हिसाब से तुम कैसा चेक करेंगे। तो रियल पार्टनरशिप है या नहीं, तो पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांसफ़र जो होते हैं प्रॉफिट्स, वो अगर एंट्री है या नहीं है, या एम्प्लॉयज़ के थ्रू देखेंगे कि वो कहीं एम्प्लॉय तो नहीं था या कोई एम्प्लॉयज़ के तरीके से तो उसको ट्रीट नहीं किया गया। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे वहाँ पे शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, तो ये वाले पॉइंट्स के थ्रू भी देखेंगे। और ये एक्ट के हिसाब से वहाँ पे 3 टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप जो ऊपर तुमने देखे होंगे, डेफिनेशन का 3 हिस्से, तो वो 3 हिस्से को हम डायग्नोस करेंगे तोड़ के, मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम पार्टनरशिप की एक्टिविटीज़ को चेक करेंगे। फर्स्ट, क्या वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्ट, ज़रूरी नहीं रिटन एग्रीमेंट रहना, लेकिन अगर आपस में उनका रिलेशन ऐसा है, उनका काम ऐसा है कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट दिख के आ रहा है, तो वो हम चेक करेंगे। मोटिव देखेंगे, मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट तो है नहीं, कोई भी पार्टनरशिप में तभी आएगा जब उसको उससे फ़ायदा हो रहा, तो उनका मकसद मोटिव प्रॉफिट था या नहीं था, या क्या उनको प्रॉफिट मिल सकता था, वो चीज़ चेक करेंगे। और पार्टनर्स एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, एक्टिंग फॉर ऑल था ये पर्टिकुलर पार्टनर ने, मतलब जो केस कर रहा है या वॉट एवर, तो उसने कोई एक्ट दूसरों के बिहाफ पे करा था क्या एज एन एजेंसी, जिससे पार्टनरशिप को कोई बेनिफिट मिल रहा था क्या, तो उस तरीके से हम चेक करेंगे, उससे पता चलेगा। और ये फॉर्मेशन पे आता कि किस तरीके से फॉर्म हुई थी, उस हिसाब से हम ये चीज़ें चेक कर सकते कि आपस में पार्टनरशिप कितनी है या नहीं है, कौन कौन पार्टनर्स है। ठीक है, ये केस लॉ हुआ था। अभी तुम्हारे मॉड्यूल के सारे केस लॉज है, तो याद रख सके तो बहुत अच्छा है। अ प्रोसीजर टू फॉर्म अ पार्टनरशिप,
किस तरीके से तुम पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते। तो यहाँ स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि मिनिमम कितने लोग होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए, तो 2। एक इंसान पार्टनर बन सकता क्या? नहीं, वो ख़ुद का पार्टनर नहीं हो सकता। हम अपने आप को मेथाफोटिकल वे में या अपने थिंकिंग के उसमें या अपनी सोच में, अपने ख़याली दुनिया में हम अपने आप के पार्टनर हो सकते हैं, बट लॉ उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में अगर हम रजिस्टर हो रहे तो मिनिमम 2 लोग होना चाहिए। मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम सिर्फ 10 है। द अपर लिमिट इज़ 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर बिजनेस। अगर पार्टनर्स मिलके बैंकिंग बिजनेस खोल रहे तो मैक्सिमम 10 लोग हो सकते। बैंकिंग से हट के अगर कोई और बिज़नेस के लिए पार्टनर्स जमा हो रहे तो 20 हो सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखो। फिर उसके बाद अब यहाँ से हमारे एक्चुअल प्रोसेस जो है, क्या क्या करना पड़ता है हमको, वो सब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट है वहाँ पे, अब ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखो इसको। पूछ सकता कभी भी फॉर्मेशन के स्टेप्स बताओ, प्रोसीजर बताओ। तो इसमें टफ़ कुछ भी नहीं है, बट एक चीज़ याद रखना है कि हाँ ये सीक्वेंस है या ऐसे ऐसे चीज़ें होते हैं। अब फर्स्ट क्या है, डिसाइड करना है कि पार्टनर्स कौन बनेंगे। अगर मेरे को कोई बिज़नेस खोलना है तो सबसे पहले मेरे को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे साथ पार्टनर कौन रहेंगे। तो फर्स्ट वो, दूसरा नेम क्या रखेंगे बिज़नेस का। नाम के बगैर तो बिज़नेस खोल नहीं सकते। लीगल बिज़नेस खोल रहे तो लीगल नाम चाहिए वहाँ पे। अब नाम से रिलेटेड नीचे 1-2 डिटेल और है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम अपने नाम में नहीं डाल सकते। जैसा हमने कंपनीज़ एक्ट में पढ़े थे कि कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट, इस तरीके के नाम हम नहीं डाल सकते अपने बिज़नेस के साथ साथ, जिससे ऐसा लगे कि गवर्नमेंट से कनेक्शन है या कुछ और ऐसे कनेक्शंस लगे। तो वो सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है। ये नीचे उसका मैंने दी भी लिखा हुआ भी है, तो हम वो बाद में देखेंगे। सिलेक्ट द बिज़नेस, क्या टाइप का बिज़नेस हम करना चाह रहे, कैपिटल कौन कितना लाएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बनेंगी, डीड में क्या क्या एग्रीमेंट्स में हम पॉइंट्स क्या क्या डालेंगे, पूरे A to Z वहाँ पे जितना भी हमारे फॉर्मेशन से लेके एंड तक हमको जो जो भी पॉइंट्स और टॉपिक्स चाहिए वो सब उसके अंदर हम एग्रीमेंट में डाल देंगे। फिर जब हम बना रहे, पार्टनरशिप फॉर्म कर रहे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एग्रीमेंट हमारा राइटिंग में हो, ओरल ना हो। इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है। अगर हम रजिस्टर करवा रहे तो विदाउट राइटिंग हमारा एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, ओरल एग्रीमेंट नहीं कंसिडर किया जाएगा। फिर उसके बाद कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ है जिससे हमारे पूरे पार्टनर्स बाइंड हो रहे एक दूसरे के साथ, वहाँ पे बाइंडिंग अथॉरिटीज़ एक दूसरे के पास क्या रहेंगी, वो सब डिसाइड करना पड़ेगा। फिर रजिस्टर करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास जाके, और रजिस्ट्रार के पास जाके सिंपल प्रोसेस है, कंपनीज एक्ट जितना टफ प्रोसेस नहीं, एक सिंपल सा फॉर्म रहेगा। फॉर्म में सिंपल से बेसिक डिटेल्स रहेंगे और उसके हिसाब से हम रजिस्टर कर ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई अनरजिस्टर्ड है यानी रजिस्टर नहीं करता तो उसको लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता। लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलता यानी गवर्नमेंट उसको उस तरीके से राइट्स और वो प्रोवाइड नहीं करती जैसा एक रजिस्टर्ड फर्म को करती। अगर हम रजिस्टर्ड है तो हम एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं, केस की स्टैंडिंग है, वैल्यू है, प्रूफ्स है, कोर्ट में हमारे पास स्टेटस है, ज़्यादा झगड़े होने के चांसेस नहीं है, ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस नहीं रहते। लेकिन अगर हम लीगली एक दूसरे के साथ रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारे चांसेस है धोखे के और फ्रॉड के, और उसका प्रोटेक्शन होना पॉसिबल नहीं है बिकॉज प्रूफ नहीं रहता। तो रजिस्टर करना इम्पॉर्टेंट है लीगल प्रोटेक्शन के लिए। उसके अलावा क्या क्या लगता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ता, पैन नंबर लेना पड़ता, लाइसेंस जो भी हम बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए अगर कोई मैंडेटरी लाइसेंस है तो वो लगेगा, टैक्स अथॉरिटीज़ के पास हमको रजिस्टर करना पड़ेगा और सारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट है, वो नीचे है तुम्हारे पास रजिस्टर ऑफ फर्म के यहाँ पे। तो ये एक्चुअल में इसके बाद ही तुम पढ़ रहे तो तुमको याद रहेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बाद देखो मैं यहाँ नीचे का ये पहले बता देती। अब रजिस्ट्रेशन फर्म में वहाँ पे और क्या चीज़ें है, तो रजिस्ट्रेशन विथ ऑल बेसिक डॉक्यूमेंट्स। अब बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या है, बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स, दूसरे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसा TRN नंबर हो गया और टैक्स नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया,
शॉप एक्ट लाइसेंस वगैरह, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हो उसके लिए हमारे पास लाइसेंस वगैरह जितने भी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स हमको लग रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके हमको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करना पड़ता। अब नेम के लिए जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि नेम में हमारे क्या क्या नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने डिटेल में वहाँ पे लिखी। अब क्या नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के नेम में, क्राउन वर्ड नहीं होना चाहिए, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, और वर्ड्स एक्सप्रेसिंग सैंक्शंस, अप्रूवल्स फ्रॉम गवर्नमेंट से रिलेशन, इस तरीके के वर्ड्स हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज़ कर रहे तो हमको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन इन राइटिंग चाहिए रहती, तो ही हम ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते। अब ये जो वर्ड्स हैं ना, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, क्वीन वगैरह, तो ये हमारे ब्रिटिश लॉ की कॉपी पेस्ट की वजह से है, ठीक है। अगर हमारा ब्रिटिश लॉ का कॉपी पेस्ट नहीं होता तो ये वर्ड्स यहाँ नहीं आते। अब क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, ये ब्रिटिश लॉ से जब हम कॉपी पेस्ट करें तो वहाँ पे ये वर्ड्स सिर्फ वहाँ पे क्वीन ऑफ इंग्लैंड या इस तरीके से वहाँ पे रॉयल्टीज़ के लिए वर्ड्स यूज़ होते हैं और उनके बिज़नेस से उस तरीके से बताया जाता है ये वर्ड्स के थ्रू। इंडिया में कोई किंग क्वीन का सिस्टम ही नहीं है, तो इंडिया में हम चाहे तो ये नाम रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट करे और अभी तक लॉ में वो अमेंडमेंट नहीं करे तो इसीलिए वो एज इट इज़ चल रहा है अभी तक। बस उसमें उन्होंने इतना ऐड करे कि गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी भी तरीके के बेनिफिट्स हम यूज़ कर रहे वो हमारे नाम में नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अगर हम फिर भी रखना चाह रहे तो हमको गवर्नमेंट का अप्रूवल और कंसेंट इन राइटिंग चाहिए, ठीक है। फिर प्रोसीजर का अंदर सेम वही, रजिस्ट्रार के पास जाना है, फॉर्म भरना है, सारे फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स देना है और वो रजिस्ट्रेशन की जो भी प्रिस्क्राइब फ़ीस है वो फ़ीस भर के हम रजिस्टर हो जाएंगे। अगर हमको आगे चल के नाम में या जगह में चेंजेस करना है तो भी हमको एप्लीकेशन दे के रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम नाम बदल रहे या हम जगह बदल रहे बिज़नेस का, ठीक है। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम नहीं रजिस्टर कर रहे तो डिसएडवांटेजेस क्या है नॉन रजिस्ट्रेशन के। कोई वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, तुम नहीं चाह रहे रजिस्टर करना तो मत करो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तुम रजिस्टर नहीं करते तो बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस और डिसएडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस क्या है तो ये पूरे मैंने एज इट इज़ तुम्हारे मॉड्यूल से ली तो वो तुमको बड़ा दिख रहा होगा, बट सिंपल उसको पॉइंट्स में तुम लिखे भी तो चलता। हम फर्स्ट हमारे पास क्या राइट नहीं है, हम उसको कोई भी पार्टनर को कोर्ट में केस करने का राइट खो देते, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रूफ नहीं है पार्टनरशिप का, तो हम वहाँ पे प्रॉपर प्रूफ से बता नहीं सकते कि कौन पार्टनर्स है, क्या एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे, उसका हमारे पास लीगल प्रूफ नहीं रहता, तो हमको एक दूसरे के ऊपर केस करने का और केस करके प्रॉपर जस्टिस पाने का जो राइट है हमारे पास वो कम हो जाता है या नहीं रहता ज़्यादा। सेकंड ये है कि अगर कोई थर्ड पर्सन के साथ हमारा कोई झगड़ा हो रहा और वो थर्ड पर्सन ने हमारा कोई भी वहाँ पे नुकसान करा तो हमारे पास इतना राइट नहीं रहता कि हम वो थर्ड पर्सन से क्लेम कर सके, बिकॉज हमारी खुद की स्टैंडिंग का, हमारे खुद के एग्जिस्टेंस का हम राइट मतलब प्रूफ नहीं दे सकते कि हमारे पास पार्टनरशिप का इस तरीके का बिज़नेस है, क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हर चीज़ का, हर डॉक्यूमेंट का, हर वहाँ पे लीगल उसका। अब ये पॉइंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल केस नहीं कर सकते, हम केस कर सकते बट हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे दिख के नहीं आता। रजिस्टर करने से हमारी स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमको प्रोटेक्शन ज़्यादा रहता। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा कि जो भी सेट ऑफ रहता, कैरी फॉरवर्ड है या लॉसेस का वहाँ पे हम मेथड रहता, या हम डिसोल्यूशन के टाइम पे क्या एग्रीमेंट्स बना रहे, वहाँ पे हम डिसोल्यूशन के टाइम पे, डिसोल्यूशन यानी फर्म ख़त्म होना, ठीक है, शायद मैंने ऊपर से लेके अभी तक डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ करी बट मीनिंग नहीं बताई तो इसलिए बता रही। डिसोल्यूशन यानी वहाँ पे फर्म ख़त्म हो जाना या एंड होना, जैसा हम कंपनी के लिए वाइंड अप बोलते हैं, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन वर्ड है, ठीक है। तब यहाँ पे अगर कंपनी हमारी ख़त्म होती है यानी फर्म हमारी ख़त्म होती है, डिज़ोल्व हो जा रही मतलब, तो उस सिचुएशन में हमको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, क्या सेट ऑफ होगा, क्या कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो रहा तो उसका राइट क्या रहेगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की हमको प्रॉपर नहीं होती क्योंकि हम रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन स्टिल वहाँ पे देखो शैल नॉट अफेक्ट, डिसोल्यूशन के टाइम पे हर किसी के राइट्स एंड वो जो है तो वो इफ़ेक्ट नहीं होंगे नॉन रजिस्टर होने के बाद भी, मतलब आपस में जो उनका है ना तो वो उनको उनका हक मिलना चाहिए। तीसरे थर्ड पर्सन के साथ अगर कुछ गलती हो रही या चीज़ें हो रही
तो हम ज़्यादा वहाँ पे क्लेम करने या प्रूव करने के लिए हम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। लेकिन डिज़ोल्व होने के टाइम पे जितना कैपिटल लाए थे उतना पूरा मिलने के लिए हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट की रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वहाँ पे ये बोल रहा है कि इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर हो रही है या कोर्ट के वजह से वहाँ पे बोलकर अगर पार्टनरशिप डिज़ोल्व करवा रहे या जो भी वहाँ पे थर्ड पर्सन कोर्ट का है, अगर जैसा इंसॉल्वेंसी एक्ट के थ्रू कोई आया चेक करने के लिए कि पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ था या नहीं, तो वहाँ पे उसकी सिचुएशन में भी वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पार्टनरशिप रजिस्टर्ड थी या नहीं थी। बाकी हर सिचुएशन में हमको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे रजिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो हमने देखे फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, फॉर्मेशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, नाम में क्या क्या लगता। आई होप यहाँ तक क्लियर है। उसके आगे का पॉइंट है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। सिंपल पॉइंट है ये। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है कि फर्म में चेंजेस आ रहे हैं, हम फर्म में नया कुछ चेंज लेके आ रहे हैं। एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म गिव्स राइज टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोई भी चीज़ बदल रहा मतलब रिकन्स्ट्रक्ट हो रही, नया कुछ हो जा रहा है उसमें। अब ये कौन से सिचुएशन में होते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग में वहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग बदला तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही, नया पार्टनर आया तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा छोड़ के जा रहा या मर गया तो वहाँ पे फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही, या अमेलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, दो फर्म्स मिलके एक फर्म बन जा रहे, तो सिचुएशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन पूरा हमारा नया बन रहा, उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बनेंगे। इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड पॉइंट नहीं है, बस नया कुछ हो रहा, चेंजेस कुछ आ रहे और चेंजेस जब आते तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब अमलगमेशन सिंपल है, तुम्हारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है ये, तुमको अगर अकाउंट्स का याद होगा तो दो फर्म्स जब अलग, दो कोई कम फर्म्स मिलके एक फर्म बन रहे तो उस सिचुएशन में क्या क्या होगा? तो उस सिचुएशन में दोनों के एसेट्स एक जगह आएंगे, दोनों का गुडविल कैलकुलेट किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होगा। तो वही सारी चीज़ें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तो फर्स्ट है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रिवैल्यू करना यानी पहले क्या हमारी वैल्यूएशन थी और अभी आज की डेट पे जब हमारा अमलगमेशन हो रहा तो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यूएशन क्या है, उनका कितना कॉस्टिंग है या उनकी कितनी वैल्यू है अभी मार्केट में, वो चेक किया जाता। रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में डाल देंगे, ओल्ड रेशियो के हिसाब से पुराना ख़त्म करेंगे यानी पुराने अकाउंट्स क्लोज करेंगे ताकि नया अच्छे से कर सकना। गुडविल को किस तरीके से ट्रीट करना है, गुडविल का क्या वहाँ पे सिचुएशन रहेंगी, गुडविल मिल रहा है या नहीं मिल रहा, या जो गुडविल आ रहा तो पुराने फर्म का पुराना गुडविल किसको मिलेगा, तो वो रहेगा। ट्रीटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ नॉट टेकन बाय न्यू फर्म। अब नया फर्म जो बन रही तो उसमें वो लोगों ने पुराने एसेट्स को या तो डिस्कार्ड कर दिए या वो लाइबिलिटीज़ को पे करके ख़त्म कर दी, तो इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सारे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अमलगमेशन में ये चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब आज के लिए हम इतना देखेंगे, बाकी का कल। कुछ नहीं समझा तो मेरे से पूछ लेना।